हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज किशन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक। जैसा कि मैं आपके लिए प्रीवियस वीडियो में 12th क्लास की इकोनॉमिक के मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट से एक कंटेंट लेकर के आया था, इंट्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बट वो एक तरह से बीच में उठाया गया एक कंटेंट था। बट आज मैं आपके लिए, ठीक है, यूनिट फर्स्ट से मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, जिसको हम 4 पार्ट में डिवाइड होकर के करेंगे, लाइक 4 चैप्टर। ठीक है, तो सिंगल बाय सिंगल आपके लिए चैप्टर बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आज हम नेशनल इनकम के पॉइंट से पहला यूनिट, पहले क्या नाम है चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट जो हमारी यूनिट है, ठीक है, उसके पार्ट 1 से, ठीक है, जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये यूनिट बेटा आपके लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि 10 मार्क्स की है, आपको पता ही होगा। ठीक, तो उसके लिए कंटेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानने से पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट होकर आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, आपको ब्रीफली अगर मैं समझाऊं, इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन ही क्या है बेटा हमारे लिए अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, तो सर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो भी आपने पढ़ रखा है, जान रहा है 11th क्लास में। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना, चॉइस की प्रॉब्लम, चयन की समस्या को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सर ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, चॉइस की प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है ना। तो बेटा चॉइस की प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है क्योंकि एक ह्यूमन के लिए जो रिसोर्सेज है वो क्या है बेटा, लिमिटेड है, और उसकी जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज से किस प्रकार से सेटिस्फाई किया जाए, है ना, किन किन हमारी जरूरतों को पहले प्रेफरेंस दी जाए, है ना, जिससे कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, है ना, उसी की स्टडी को, है ना, उसी के ही बिहेवियर को, उसी की स्टडी बिहेवियर को ही हम क्या है, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केर्सिटी एंड नीड्स। बोल दिया बेटा, स्केर्सिटी यानी दुर्लभता, कमी, अपनी जो कमी है ना, और आपकी जो जरूरत है, ठीक है, इसके बीच में एक तरीके से तालमेल बिठाने की स्टडी, अध्ययन करना, इसी को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट स्टडीज द लिमिटेड रिसोर्सेज, ये हमें क्या करता है, अध्ययन कराता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, है ना, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ उनके क्या होते हैं बेटा, अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। एंड वे टू यूज दीज लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट सोसाइटीज अनलिमिटेड वांट्स, कि किस तरीके से हम अपने, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड जो वांट्स हैं, है ना, उनको किस प्रकार से मीट करें जिससे सोसाइटी जो है, ठीक है, इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, है ना। तो और इकोनॉमिक्स जो है बेटा हमारा कितने, 2 पार्ट का होता है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटेंट उठाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना। खैर ये हमारे इसका पार्ट नहीं है, माइक्रो आप 11th क्लास में पढ़ के आए, बट थोड़ा सा आपको ब्रीफली, ठीक है, दोबारा से रिमाइंड कराना जरूरी है। Microeconomic is that branch of economics that deals with the behavior of individual firms and household in decision making and resources allocation। ठीक है, जब बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें, ठीक है, एक इंडिविजुअल कोई फर्म है या हाउस होल्ड है ना, वो अपने डिसीजन लेता है अपने रिसोर्सेज को यूज करने के, है ना, और उनको किस प्रकार से वो क्या करे, बांटे। तो उसी बिहेवियर को ही हम क्या कहते हैं बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि माइक्रो के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो और नहीं भी तो आपके लिए पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इनके एग्जांपल्स कहे जाते हैं। उसी के साथ अगर आपसे माइक्रो के टूल्स बोल दिए जाएं, है ना, 1 नंबर में पूछ भी ले, तो टूल्स क्या होते हैं, लाइक आपने जानते हैं 11th में पढ़ा, डिमांड, सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है बेटा, तो इनको कहा जाता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो हमारा मेनली पार्ट है सीखने के लिए। ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एक तरीके से हम क्या करते हैं,
क्या करते हैं बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की ही स्टडी करते हैं, बट किस पर, इंडिविजुअल लेवल पर, है ना, लाइक कोई सिंगल फर्म है, कोई सिंगल फैमिली है, उसके बेस पर। बट अब यहां पर जब मैक्रो की बात होगी तो मैक्रो में भी हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की ही स्टडी करेंगे, बट किस पर बेटा, पूरी होल इकोनॉमी के लेवल पर। तो वही बात कह रहा है, मैक्रो इकोनॉमी इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है विच स्टडीज, जो हमें अध्ययन कराती है किसका, उन इकोनॉमिक इश्यूज का, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जिनको हम पूरी इकोनॉमी के होल लेवल पर क्या है बेटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कह दें, है ना, लाइक हमें इसके क्या एग्जांपल है, लाइक स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब बेरोजगारी का आप अध्ययन करते हैं तो किस में करेंगे, मैक्रो में, क्योंकि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है बेटा, स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, है ना, तो आप बताइए क्या जब इकोनॉमी में महंगाई होगी तो वह किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड होगी, नहीं बेटा, सबसे होगी, है ना। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम की बात करें तो पूरे नेशन में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी पूरी इकोनॉमी आ गई ना बेटा। ठीक, तो इसीलिए ठीक है, ये आपके मैक्रो के क्या है, एग्जाम्पल्स कहे जाते हैं, जो आपसे 1-1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे मैक्रो के टूल्स बोल दे, जिस प्रकार से आपने माइक्रो में डिमांड और सप्लाई को पढ़ा था बेटा, उसी प्रकार आप मैक्रो के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 1-1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है बेटा कि सर क्लियर हुआ माइक्रो मैक्रो, इसलिए मुझे बताना भी था। अब आपके लिए बड़ा क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपसे बेटा माइक्रो और मैक्रो के बीच में क्या है बेटा, डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इन दोनों में क्या करिए, डिफरेंस बताइए क्या होता है। ठीक, तो चलिए बेटा, डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो में सबसे पहले बेटा मैं आपको आज बताता चलूं, कभी भी अगर आपको किसी पार्ट में किसी भी दो चीजों में कंपैरिजन करना है, डिफरेंसेस करना है, ठीक है, तो उनको अच्छे तरीके से डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो तब होता है बेटा जब आप बेसिस के बिहाफ पर उसे क्या है, डिफरेंस करें। ठीक है, और बेसिस आपको हेल्प करेगा इस चीज को माइंड में सेट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको बेसिस पता है तो आपको दोनों बातें माइंड में क्लिक हो जाएंगी। लाइक जैसे कि पहला आपको पता है कि हम मीनिंग के बिहाफ पर डिफरेंस कर सकते हैं, तो दोनों के मीनिंग अभी हम पढ़ के आए क्या, कि भाई माइक्रो के अंदर हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं और मैक्रो के अंदर हम किसकी बेटा, होल इकोनॉमी की। हो गया, ठीक है, याद भी हो गया। इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी के जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक इश्यूज है उनको हम माइक्रो में पढ़ेंगे, और इट इज अ स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल एंड इट्स एग्रीगेट, इसमें हम पूरी इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं उनको पूरी इकोनॉमी के होल को पढ़ते हैं। ठीक है, अगला भाई स्टडीज, दूसरा हम बेस जो बना सकते हैं स्टडीज कि भाई इसमें किसकी स्टडी की जाती है ना, तो इट इंक्लूड स्टडीज लाइक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जबकि इट इंक्लूड स्टडीज लाइक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, हम इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अगला बेटा टूल से हम डिफरेंस कर सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया, इट मेन्स टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, जबकि इट मेन्स टूल्स आर द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, अगला बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है, यानी केंद्रीय समस्या, किसमें कौन सी प्रॉब्लम को करते हैं, इट इज रिलेटेड टू प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम ठीक है प्राइस को डिटरमाइन यानी निर्धारित कैसे करें, और जो हमारे रिसोर्सेज है ना उनको हम किस प्रकार से क्या करें, बांटें, एलोकेट कैसे करें, है ना, इसकी हम ये सेंट्रल इशू रहता है इसमें। जबकि इट इज रिलेट टू डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जबकि इसका जो मेन कंसर्न रहता है, मेन सेंट्रल प्रॉब्लम रहती है कि हम इकोनॉमी को, ठीक है, इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे करें। ठीक है, अगला बेटा अदर नेम से आप डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, इट इज, आप जैसे आपने पढ़ा माइक्रो में 11th क्लास में, आप सारा कुछ किसके बेस पर पढ़ता है, प्राइस प्राइस प्राइस, डिमांड का रिलेशन प्राइस से, सप्लाई का रिलेशन प्राइस से, है ना, मार्केट के अंदर भी हम क्या है प्राइस, तो पूरी की पूरी माइक्रो में सारा जो खेल था वो किसका था बेटा, प्राइस का, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस, है ना। जबकि मैक्रो के अंदर आप देखेंगे इसकी शुरुआत ही नेशनल इनकम से हो रही है, अगली यूनिट भी इनकम से रिलेटेड होगी, सारा खेल किसका होगा बेटा, इनकम का, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम। क्लियर, और इसी प्रकार कंसेप्ट की अगर हम बात करें, है ना वैसे ही पता लग रहा है, इंडिविजुअल की स्टडी किसी एक पर्सन की, तो एक तरह से क्या हो गया बेटा, एक छोटा कंसेप्ट हो गया, और जब आप पूरी होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कंसेप्ट क्या है, बड़ा हो गया, है ना। तो इसको इसके बेस पर भी आप डिफरेंस कर सकते, इट इज अ नैरो कंसेप्ट, इट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा आपका 4 नंबर में पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक है सर, ये क्या होता है, इसको हिंदी में कहेंगे बेटा कि माइक्रो मैक्रो के
ठीक है। विरोधाभास क्या है? विरोधाभास का मतलब होता है बेटा, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई चीज एक इंडिविजुअल लेवल पर क्या है बेटा सही है तो जरूरी है कि वो पूरे होल इकोनॉमी के लेवल पर भी ठीक हो? नहीं बेटा, है ना। तो इसीलिए यहां पर इसको कहा गया है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, है ना। ठीक है, विरोधाभास, विरोधी बातें हैं दोनों, यानी कि जो कंटेंट या जो कंसेप्ट आपका माइक्रो में फिट हो रहा है ना, वो मैक्रो में भी पूरी तरह से लाइबल होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बात, व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल, है ना। कि जो चीज माइक्रो लेवल पर लॉजिकल है जरूरी नहीं है वो मैक्रो लेवल पर भी लॉजिकल हो। किस प्रकार से? ठीक है, इफ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर, अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, बचत करता है ज्यादा, है ना, ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी, अच्छी बात है भाई, सेव करेगा, है ना, तो आगे चल के फ्यूचर में वो क्या है, संपन्न होगा। और अच्छी, एक व्यक्ति के लिए सेविंग बहुत अच्छी चीज है ना, उसको फ्यूचर में नीड भी पड़ सकती है, और जितना ज्यादा सेव करेगा उतनी वो अपनी एसेट्स, वेल्थ वगैरह को भी क्या करेगा, बढ़ा लेगा, है ना, बहुत अच्छी बात है। एज अ इंडिविजुअल, यानी माइक्रो लेवल पर यह बात बिल्कुल बढ़िया है ना। जबकि अब मैं आपसे पूछूं, इफ ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी सेव मोर, अगर इकोनॉमी में सारे व्यक्ति जितने रह रहे हैं सभी सेविंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे लें, सभी सेविंग करने लग जाएं, है ना बेटा, एंड स्पेंड लेस, अब सेव ज्यादा करें तो ऑब्वियसली बात है क्या है, खर्च कम करेंगे, स्पेंड लेस, ठीक है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में डिक्लाइन, सही बात है भाई, जब वो खर्च ही नहीं कर रहे तो इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी, ठीक, कंसिक्वेंटली, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में भी डिक्लाइन, अब जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो इन्वेस्टमेंट कहां से होगा, है ना, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो बेटा प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल में फॉल, एम्प्लॉयमेंट का भी और प्रोडक्शन लेवल दोनों ही क्या होंगे बेटा, गिर जाएंगे, क्योंकि करना ही नहीं चाहेगा, जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोड्यूसर क्या है बेटा, प्रोडक्शन ही क्यों करेगा, ठीक है। तो वही बात, द इकोनॉमी विल बी ड्राइवन टुवर्ड्स फ्यूचर पॉवर्टी रेदर देन प्रॉस्पेरिटी, तो एक इकोनॉमी संपन्न होने के स्थान पर क्या होगी बेटा, गरीबी की तरफ ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहा जाता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, कि जो चीज माइक्रो लेवल पर ठीक है वो मैक्रो लेवल पर भी ठीक हो, ये जरूरी नहीं है, ओके। तो ये बात भी आपसे बेटा क्या है, पूछी जा सकती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, और क्या सर इसके अंदर हम आपके लिए जानने के लिए है ना, या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है, ठीक है, यानी कि क्षेत्र, एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है। वैसे तो बेटा मैक्रो की अगर हम बात करें तो बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है ना, बट यहां पर जिन स्कोप्स की बात की जा रही है वो केवल 12th क्लास के सिलेबस से ही रिलेटेड है ना, क्योंकि आपको 12th क्लास के हिसाब से ही आंसर देना है ना। तो इसीलिए स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लीडिंग इश्यूज, के इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो 12th क्लास के बिहाफ पे जैसे आपको पता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको सबसे पहली जो शुरुआत हो रही है और वो हम कर भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। मैक्रो में सबसे पहले हम नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स का एस्टिमेशन लगाते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट्स विद द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टार्ट है वो नेशनल इनकम के कंसेप्ट से होगा। इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, और ये डील करेगा नेशनल इनकम की डेफिनेशन से, उसके एस्टिमेशन से, यही सीखोगे आप यूनिट फर्स्ट में, एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, और उससे जितने भी रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनको पढ़ोगे, लाइक जीडीपी, एनडीपी, ठीक है बेटा, ठीक। तो ये मैक्रो का क्या है बेटा, सबसे पहला स्कोप है, यानी क्षेत्र है, है ना। सेकंड आता है बेटा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो आपके लिए क्या है, एक तरीके से थर्ड यूनिट में आएगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, थ्योरी को आप इसमें जानेंगे, यानी कि इकोनॉमी के अंदर रोजगार कैसे संपन्न होता है ना, कहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, कहां पर नहीं होता है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो वही मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द थ्योरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार को, बेरोजगारी को, इनको हम जानेंगे इन द इकोनॉमी। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे, है ना, कि इकोनॉमी के अंदर जो क्या है, बेरोजगारी है, उसके कॉजेस क्या है, सजेस्ट, है ना, उनको कैसे क्या है बेटा दूर किया जा सकता है, द पॉसिबल रेमेडीज टू कॉम्बैट इट, ठीक। इसके बाद बात करें तो आता है थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, मनी के कंसेप्ट को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि मनी ही है जो आपकी पूरी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से क्या है, संचालित करती है, चलाती है। बिना मनी के, है ना, आप जीडीपी का भी कैलकुलेशन सही नहीं लगा सकते, ठीक।
तो क्रिएशन ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक इज एन इंपॉर्टेंट component of macroeconomics. Linked to it, it is the role of central bank of country in regulating the supply of money in the economy. इसी के साथ साथ ठीक है आपको किसके बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में पता लगेगा कि भाई ये सारा का सारा जो मनी का संचालन होता है इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट एक देश का सेंट्रल बैंक करता है, तो उसके बारे में भी आपको यहां पर पता चलेगा। ठीक है, किस प्रकार से वो मनी सप्लाई को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। ठीक, इसी प्रकार फोर्थ की अगर हम बात करें, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। एक इकोनॉमी में एक तरीके से डिटर्मिनेशन, प्राइस का डिटर्मिनेशन जो है पूरी इकोनॉमी में कैसे होता है ना। ठीक, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स, दिस इज जस्ट अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है ना। इसी प्रकार ये अगला सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इट रिवील्स दी ट्रेंड पाथ ऑफ द जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि प्राइस जो है बेटा बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, प्राइस बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हो गए तो इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा है ना, और अगर कम हो गए तो डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ना तो सीधी बात, ना तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होना चाहिए, कीमतें बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना ही कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। इकोनॉमी का को स्टेबल रखना क्या है बेटा, बहुत जरूरी होता है। तो वो भी बेटा आप मैक्रो लेवल पर ही जान पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये इसका चौथा स्कोप है। ठीक, आगे बढ़े, अगला बेटा स्कोप मैक्रो का आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पूरी इकोनॉमी का संचालन कौन करेगा बेटा, कोई तो हेड होगा, और वो कौन होती है बेटा, सरकार होती है ना। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या काम करती है गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट का बेटा इकोनॉमी को चलाने में सबसे बड़ा रोल है कि वो बजट बनाती है भाई। बजट के बिना ठीक है किसी की भी जेब में पैसे नहीं है तो वो कुछ भी कर ही नहीं सकता। उसी प्रकार सरकार के पास भी बजट का है ना। तो इसीलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो का जो स्कोप है वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, हाउ गवर्नमेंट बजट इंपैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट का बजट इकोनॉमी में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे इंपैक्ट करता है ना। यानी सरकार को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, किस पर खर्च करना है, किस पर नहीं करना, कहां ज्यादा जरूरत है, ये सारी बातें। ठीक है, और बेटा अगला मैक्रो का ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूं आपको, दोबारा रिपीट करिए, 12th क्लास के बिहाफ पर बताया जा रहा है ना। ठीक है, तो अगला आपको जो इसमें स्कोप क्षेत्र जो पढ़ना है, स्टडी करना है, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स का संचालन जो है वो किसके द्वारा, फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा होता है, फॉरेन करेंसीज के द्वारा होता है ना। ठीक, तो ये सर फॉरेन एक्सचेंज जो है ये क्या होता है ना, उनका रेट कैसे फिक्स होता है। ठीक है, इकोनॉमी में बीओपी, बीओपी का मतलब होता है बेटा एक इकोनॉमी जो है वो अनदर कंट्रीज के साथ जो भी फॉरेन करेंसी में लेन देन कर रही है उसको कहीं तो रिकॉर्ड करेगी। और सही बात बताऊं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर एक इकोनॉमी को जज करना है तो उसके बीओपी स्टेटस को देखना बहुत जरूरी होता है कि भाई उसके पास कितनी फॉरेन करेंसी है, कितनी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप जो निकल करके आता है ना, कि एक्सचेंज रेट और बीओपी को जानना। तो वही डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज मैनेज्ड इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्कोप एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। ठीक, तो बेटा इस प्रकार से ये भी आपके सामने 4 से 4 एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप बताइए क्या होते हैं। ठीक है, चले बेटा इसी के साथ साथ आपके लिए अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्रिएट हो सकता है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस यानी महत्व क्या है। अगर मैक्रो लेवल पर हम स्टडी ना करें है ना तो बेटा हम इकोनॉमी के बारे में कुछ जान भी नहीं पाएंगे और सीधी सी बात करूं तो इकोनॉमी को चला भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ इकोनॉमी। ठीक है, तो वही बेटा महत्व को जानते क्यों है, क्या है, थे ना। तो सबसे पहला बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। अगर आप मैक्रो लेवल पर स्टडी नहीं कर रहे हो तो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप उस इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन दे पाओगे कि भाई वो इकोनॉमी किस हालत में है, उसके पास क्या है क्या नहीं है, कौन से सेक्टर अच्छी कंडीशन में है, कौन सा सेक्टर अच्छी कंडीशन में नहीं है, नहीं दे पाओगे ना। तो इसीलिए बेटा मैक्रो की सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो आपके लिए निकल करके आती है वो क्या है, ठीक है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, है ना। जब आप मैक्रो लेवल पर स्टडी करोगे तो पूरी इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन क्या होगा आपके सामने आ जाएगा। ठीक,
मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी लाइक एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जब आप लगाओगे है ना, तो रिवील्स द नेचर एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, है ना, तो पता चल जाएगा भाई कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी किस हिसाब से हो रही है। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिवील्स द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम एंड द वे इट कैन बी हैंडल। जब आप मैक्रो लेवल पर स्टडी अगर नहीं करोगे तो क्या आपको इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, होने वाले अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं पता चल पाएगा तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे, है ना, या उसको किस प्रकार से हैंडल करोगे, है ना, तो ये बेटा इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट, है ना, एग्जांपल। और गवर्नमेंट बजट रिवील्स द वे इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जब आप गवर्नमेंट बजट के बारे में नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी जो सरकार है वो इकोनॉमी को किस प्रकार से रेगुलेट कर रही है, कहां कौन सा पैसा खर्च कर रही है, या कौन सा पैसा जो खर्च होता है उसको क्या कहते हैं, है ना। तो बेटा ठीक है, इसमें पहला पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको वो बता रहा है, ठीक है, मैक्रो के सिग्निफिकेंस महत्व में, कि ये आपको इकोनॉमी का क्या करता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे देता है। उसी प्रकार रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम मैक्रो लेवल पर जब स्टडी करेंगे, ठीक, तो आपको पता लगेगा ना कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, हमारी क्या कंडीशन है, इकोनॉमी का क्या डिस्क्रिप्शन है, तो हमें पता लगेगा कि भाई हमारे पास बहुत कई रास्ते हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, ठीक है, हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से रोड मैप को क्या है चूज करना है। ये वही वाली बात हो गई, जैसे कि आपके पास बहुत, जैसे आफ्टर 12th भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, है ना, कि भाई आप LLB भी कर सकते हो, आप रेगुलर कॉलेज भी कर सकते हो, आप कहीं और भी चीजें कर सकते हो, वो अदर कोर्स भी कर सकते हो, है ना। तब आपको डिसाइड करना है ना आपको कौन से रोड मैप को चूज करना है। तो बेटा वही सेम कंडीशन इकोनॉमी के साथ होती है कि हमें, ठीक है, उसको कौन से पाथ पर लेकर चलना है, क्योंकि हर इकोनॉमी की कंडीशन क्या है बेटा, अलग अलग है, ठीक है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। हर इकोनॉमी के, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, हर एक पॉलिसी अगर किसी इकोनॉमी के लिए इंप्लीमेंट हो रही है बेटा, 2 कॉपी उसे दूसरी इकोनॉमी के लिए भी इंप्लीमेंट कर दिया जाए और वहां से भी बेटर रिजल्ट आ जाए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि कंडीशंस अलग अलग है, ठीक है। तो वही बेटा सेकंड, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स offers a roadmap of growth and development. Programs and policies of economic growth are drawn by assessing the needs and means of economy। के भाई एक तरीके से, ठीक है, उनकी नीड्स और उनके एसेस के बिहाफ पर कौन से रोड मैप को चूज करके इकोनॉमी को हम ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें कौन बताएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा, है ना। इसीलिए बेटा ये इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस कही जाती है, ठीक। तीसरा बेटा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस देगा मैक्रो की, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता। अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक इकोनॉमी के अंदर ना तो बेटा प्राइस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना बहुत कम, ना इन्फ्लेशन होना चाहिए, ना ही डिफ्लेशन होना चाहिए। इन्फ्लेशन होगा तो कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होगी, डिफ्लेशन होगा तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम होगी। और एक इकोनॉमी के लिए, है ना, एक इकोनॉमी की गवर्नमेंट जो चला रही है उसके लिए कंज्यूमर्स भी उतने ही क्या है बेटा, यूजफुल है, और उतने ही प्रोड्यूसर्स भी, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना है, और इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी आप तभी बना सकते हो जब आप मैक्रो लेवल पर स्टडी करोगे। इसीलिए ये इसकी थर्ड इंपॉर्टेंट बताई गई है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दिस इज अचीव थ्रू एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी, के भाई कौन सी हम अच्छी अपनी मौद्रिक नीतियां बनाएं, एंड फिजिकल क्या नाम है पॉलिसी, कौन सी हम अपनी राजकोषीय नीतियां बनाएं, यानी कि कौन सी बजटरी पॉलिसी को हम इंप्लीमेंट करें, ठीक है बेटा। तो ये हमारे लिए थर्ड पॉइंट की इंपॉर्टेंस देता है, ठीक। और क्या हो सकता है सर मैक्रो लेवल पर अगर हम स्टडी करें तो, और इसका क्या महत्व है ना। तो फोर्थ बताया गया है बीओपी स्टेटस। अगर आप मैक्रो लेवल पर स्टडी करोगे, है ना, तो ऑब्वियसली बात है, अभी अभी हमने पढ़ा, हम बीओपी के बारे में भी पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास कितना फॉरेन करेंसी आता है, कितना जाता है, यानी हमारे बीओपी का स्टेटस क्या है। और अगर हम मैक्रो लेवल पर स्टडी ही नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी फॉरेन करेंसी आ रही है और कितनी जा रही है, हम इसका पता नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो बेटा इसीलिए इसकी फोर्थ इंपॉर्टेंट बताई जाती है बीओपी स्टेटस। बीओपी स्टेटस ऑफ अ कंट्री रिवील्स
परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारी जो परफॉर्मेंस है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्या है। क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अगर हमें जज करना तो उनके किसको देखा जाता है बेटा, बीओपी स्टेटस को भी देखा जाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज अवर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंपल्शन टू इंपोर्ट, और उसी का ही पार्ट आता है बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा बताता है कि भाई हमारा कितना एक्सपोर्ट है कितना इंपोर्ट है, ठीक है, और यही आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी प्रकार सर और क्या जानकारी देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, या क्या उसके महत्व हैं, है ना, अगर हम स्टडी करें तो प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो आज आप जानते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है मुद्दा बना हुआ है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हर इकोनॉमी इसे क्या कर रही है, फेस कर रही है। ठीक, तो इसीलिए मैक्रो लेवल की जब आप स्टडी करते हैं तो आपको इकोनॉमी में पॉवर्टी के बारे में भी, कि भाई देश में गरीबी कितनी है ना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वहां का, ठीक है, इन्वायरमेंट में यानी वातावरण में प्रदूषण कितना है, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रदूषण के लिए आप पर्टिकुलर एक पर्सन को थोड़ी जज करेंगे, पूरी इकोनॉमी को करेंगे, और जब पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है तो क्या आ गया बेटा, मैक्रो आ गया, है ना। तो ये भी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स offers insight into the problems of poverty and environmental pollution. It is by using macro models that these problem are addressed. ठीक है, मैक्रो के मॉडल को ही लगाकर इन्हें एड्रेस किया जा सकता है। ठीक, और इसी प्रकार और हम जाने के और क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेटा सबसे बढ़िया मैं आप कहूं पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे बेहतरीन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस है वो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या करेगी, नीतियां बनाएगी। और आप बताइए क्या नीतियां सपनों में बनती हैं? नहीं बेटा, उसके लिए हमें हर चीज का क्या है, डाटा, हर चीज की कंडीशंस का, हर चीज की प्रॉब्लम का क्या है, पता होना चाहिए। और ये पता कौन कराएगा बेटा, जब आप पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, और पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी करना ही क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसलिए बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की, है ना, सिक्स्थ इंपॉर्टेंस बताई जाती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन की। ये हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि किस प्रकार से हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या नीतियां बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या है, इंपॉर्टेंस बताई जाती है। ये भी बेटा आपसे लगभग 4 या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ नहीं भी हो तो आगे जो यूनिट्स हैं उनके लिए आपको मैक्रो के सभी कंसेप्ट को समझना क्या था बेटा, बहुत जरूरी था। इसीलिए पार्ट 1 में आपको मैक्रो के इंट्रोडक्शन कराया गया, जिसमें माइक्रो के साथ उसका कंपैरिजन भी हमने सीख लिया। मैक्रो के स्कोप्स को, यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं, किन किन को हमें मैक्रो में पढ़ना होता है, वो भी जान लिया। और जब हम उन सेक्टर्स को पढ़ लेते हैं, उन पॉइंट को पढ़ लेते हैं, तो इससे हमें इंपॉर्टेंस क्या हासिल होती है, उसके क्या सिग्निफिकेंट है, इसको भी हमने कवर अप कर लिया। ठीक है, आशा करता हूं आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और अगर आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हुई तो बेटा जरूर इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आपके लिए डलेगी, है ना, तो आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन क्या है, रिसीव हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।